हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू चैम्पियन यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे हैं कि आज के हमारे टॉपिक है भारत की नदियाँ या भारत की प्रमुख नदियाँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन ये करना चाहते हैं और ये जानेंगे तफसील से कि भारत की जो नदियां हैं उनके कितने समूह में पहले चीज़ हम ये सीखेंगे वर्गीकृत किया गया है और डिटेल से फिर इसको एक एक करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे। हेलो दोस्तों, कहाँ हैं? तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे कि भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहली है हिमालय की नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ, और तीसरी है तटवर्ती नदियाँ, और चौथा है अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिमालय की नदियाँ क्या है। अगर बात करें हिमालय की नदियाँ के बारे में तो बता दूं कि हिमालय की नदियाँ जो है 12 मासी हैं, यानी 12 महीना ही रहता है उसमें, जिसे पानी आमतौर पर बर्फ़ पिघलने से मिलता है, जिन्हें पानी आमतौर पर बर्फ़ पिघलने से मिलती है। और इनमें जो है वर्षा भर निर्बाध प्रवाह बना रहता है। मानसून के महीने में हिमालय पर भारी वर्षा होती है, जिससे नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाने से पानी बढ़ जाने के कारण अक्सर बाढ़ आ जाती है। अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें प्रायद्वीप नदी के बारे में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो प्रायद्वीप नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी रहता है, केवल बरसात का पानी रहता है, इसीलिए पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, अक्सर आप देखने को मिलता है। अधिकांश नदियाँ जो है 12 मासी नहीं होती है या नहीं है। बात करें तीसरा, कि अब देख लो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तटवर्ती नदियाँ। तो देखिए, तटीय नदियाँ जो है विशेषकर पश्चिम घाटी या तट की कम लंबी हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। इनमें से अधिकतर में एकाएक पानी भर जाता है। पश्चिमी राजस्थान में नदियाँ बहुत कम हैं, इनमें से अधिकतर थोड़ी दिन ही बहती हैं। अगर हम लोग बात करें सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, बता दो जैसे कि सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना जो नदी से हिमालय की जो मुख्य नदियाँ प्रणाली बनती हैं। सिंधु नदी की अगर बात करें हम लोग तो देखिए कि सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक नदी सिंधु है, जो तिब्बत में मानसरोवर के निकट इसका उद्गम स्थल है, जो चाइना में ये मौजूद फिलहाल है। यह भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती हैं और अंत में कराची के निकट एक अरब सागर में मिल जाती हैं। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदी में अगर बात करें तो सतलज, जिसका उद्गम भी तिब्बत में ही होता है, और सिंधु नदी की सहायक नदी व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। अगर हम लोग बात करें गंगा नदी के बारे में तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली हैं, और भागीरथी और अलकनंदा जिसकी उप नदी घाटी हैं, इनके देवप्रयाग में आपस में मिल जाने से गंगा उत्पन्न होती है। ये गंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होती हुई बहती हैं। राजमहल पहाड़ी के नीचे भागीरथी बहती है, जो कि पहले कभी मुख्यधारा में थी, जबकि पद्मा पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, बंगाल में घुसते ही गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाती है, और प्रवेश करती हुई यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी महानदी और सोन नदी, ये सभी नदियाँ गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उपसहायक नदियां हैं, जो गंगा से पहले यमुना में मिलती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंत मिलती हैं और पद्मा या गंगा के रूप में बहती रहती हैं। जैसे ही बंगाल में एंट्री करती है, बांग्लादेश में एंट्री कर लेते तो प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र का
अगर बात करें ये दूसरी नदी, जैसे आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गव तिब्बत में होता है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह लंबी दूरी तय करके भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ इसे दिहांग नाम मिल जाता है। जैसे ही वो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग पड़ जाता है। फिर पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। फिर यह नदी असम में होती हुई धुबरी के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो ये सभी सहायक नदियां हैं सुबानसिरी, जिया, बरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया और मानस, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियां मिलकर अंत में गंगा में मिल जाती हैं। मेघना की मुख्यधारा बारक नदी का उद्गव मणिपुर की पहाड़ी में होती है। देखिए दोस्तों, इसकी जो मुख्य सहायक नदियां जो है मुकुक है, गांत्र है, जीरी, सोनाई, रुकनी, काटखल, धनेश्वरी, लांगीचिनी, मुदवा और जिटनी है। अगर बात करें बारक बांग्लादेश में, तो तब तक बहती रहती हैं जब तक कि भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता है। फिर दक्कन क्षेत्र में प्रमुख नदी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बहने वाली प्रमुख अंतिम नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। पश्चिम की ओर सबसे बड़ा थाला दक्षिण प्रायद्वीप में गोदावरी का है, और इसमें भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 10% भाग शामिल है। प्रायद्वीप भारत में दूसरा सबसे बड़ा थाला कृष्णा नदी का है, और तीसरा बड़ा थाला महानदी का है। दक्षिण की ऊपरी भूमि में नर्मदा अरब सागर की ओर और दक्षिण में कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनके थाले बराबर विस्तार के हैं, और यदि इसकी विशेषता और आकार भिन्न है। कई तटीय नदियां हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटी हैं। ऐसी गिनी चुनी नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के रूप में के निकट समुद्र में मिल जाती हैं, जबकि पश्चिमी तट पर ऐसे करीब 600 नदियां देखने को मिलती हैं। राजस्थान में कई ऐसे नदियां हैं जो समुद्र में नहीं मिलती हैं। वे नमक के झीलों में मिलकर रेत में समा जाती है, क्योंकि इनका जो समुद्र की ओर कोई निकास नहीं है। इनके अलावा रेगिस्तान नदियां लूनी और अन्य माजुली, रूपेन, सरस्वती, बानस तथा घाघरा हैं, जो कुछ दूरी तक बहकर मरुस्थल में खो जाती हैं। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम लोग पूरी डिटेल के साथ समझे हैं भारत की नदियों के बारे में, हमें इस बात का पूरा ध्यान रहा है कि कहीं वीडियो लंबा ना हो। मैं आपको बड़ा तेज़ी के साथ आप लोग के बीच इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं भारत की नदियों के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह